मॉडर्न ससुराल में घूंघट वाली बहू की रसोई। भाभी मेरी चोटी में ये लेस लगा दो ना। ननद जी, ये पटाखा बनकर कहाँ जा रही हो आज? भाभी शादी में, मेरी फ्रेंड की शादी है। फ्रेंड की शादी है? तेरे दोस्तों की शादी रोज होती है क्या लड़की? क्या माँ, एक इंसान की जिंदगी में एक ही शादी होती है, रोज रोज कैसे होगी? देख बहू, ये नीता हर हफ्ते किसी न किसी की शादी में जा रही है और कहती है रोज रोज कहाँ। माँ जी, जाने दो, जब तक इनकी शादी नहीं होती तब तक ये दोस्तों की शादी अटेंड कर ले। थैंक यू भाभी। जिसके बाद नीता वहां से चली जाती है। वहीं रात में नीता को शादी से आने में थोड़ी सी देर हो जाती है। अरे ओ मेरी नातिन, आ गई शादी से? हाँ दादी, लेकिन आप अभी तक सोई नहीं। बुढ़ापे में नींद कहाँ आती है। पता है दादी, हम जहाँ शादी में गए थे वो कपल मेरे और भैया के म्यूचुअल फ्रेंड निकले। लड़का भैया का दोस्त था और लड़की मेरी। अरे ओ चुईया, पूरे रास्ते मेरा दिमाग खाई है, अब तो जाकर सो जा, दादी का सिर खा रही है। दादी, अब ना भैया की भी शादी करा दो, जब बीवी सिर खाएगी ना तब पता चलेगा। हाँ हाँ हाँ, अब इसका ही नंबर है। हाँ, इसके बाद इसको भी इस घर से भगाना है ना दादी। नीता चिढ़ते हुए अपने भैया के पीछे पड़ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और दादी हल्की बीमार रहने लगती हैं, जिस कारण घर का सारा बोझ बड़ी बहू सानवी पर आ जाता है। अरे बहू, ये कैसी चाय बना दी तूने? देख तो कितनी ठंडी है। माफ करिएगा पापा जी, मैंने छान कर लाने में थोड़ी देर कर दी। ठंडी हो गई है, मैं दूसरी बना देती हूँ। सानवी, टिफिन पैक कर दो, ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। जी बस कर रही हूँ। सानवी सासू के लिए चाय बनाती और पति का टिफिन करके देती है। तब तक दादी की दवा का टाइम हो जाता है। सानवी भागकर दवा देकर आती है। बहू मेरी साड़ी प्रेस कर दे, शाम में कीर्तन में जाना है। जी माँ जी। सानवी सारा काम करके बहुत ही ज्यादा थक जाती है और तुलसी जी और नीता सब देख रही थी। दादी, लगता है अब सच में आपको कुणाल भैया की शादी के लिए घर में बोलना चाहिए। देखो ना, सानवी भाभी कितना परेशान हो जाती है अकेले। हाँ, और अब मेरी भी उम्र हो गई है, भगवान जाने कितने दिन बचे हैं। जितने भी दिन हैं, अब पोता बहू की शक्ल देखकर ही ऊपर जाऊंगी। क्या खिचड़ी पक रही है यहाँ? बहू, अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना कुणाल की भी शादी करवा दी जाए। सानवी बहू के सिर से घर की थोड़ी जिम्मेदारियाँ भी कम हो जाएंगी और 2 बहुएं रहेंगी तो घर भी खुशियों से भर जाएगा। हाँ माँ जी, मैं भी यही कहने वाली थी। ये देखो, मिसेस मल्होत्रा के यहाँ से शादी का कार्ड आया है। आजकल शादियाँ बहुत हो रही हैं। चलो फिर इसी ठंड में अपने कुणाल की शादी की भी शहनाई बजवा देते हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया आइडिया है दादी जी। इतनी जल्दी लड़की कहाँ मिलेगी दादी? बेटा, मैं तेरी दादी हूँ, हर काम प्री प्लान होता है। मैंने एक लड़की को देखा हुआ है, बहुत सुंदर है। उसके घर वाले शादी के लिए हाँ कह चुके हैं। ये देखो फोटो, अब बस अपने घर से हाँ की देरी है। घर में सभी लड़की की फोटो देखते हैं और सभी को प्रीति की फोटो बहुत पसंद आती है। वहीं शाम में जब कुणाल घर आता है तो उसे भी प्रीति की फोटो दिखाई जाती है और उसे भी लड़की पसंद थी। ठीक है, फिर मैं लड़की वालों को शादी के लिए फोन करके बधाई दे देती हूँ। तुलसी जी लड़की वालों को फोन करके बधाई देती है और कुछ दिनों बाद घर पर पंडित जी को शादी की डेट फिक्स करने के लिए बुलाया जाता है। यजमान, मैं आपका पर्सनल पंडित हूँ। इस बार बहू बेटे के रोके में आपने कोई और पंडित बुला लिया था क्या? पंडित की बात से घर वालों को याद आता है कि उन्होंने तो बहू बेटे का रोका किया ही नहीं है। अरे माफ करना पंडित जी, लेकिन हम रोका करना ही भूल गए थे। अरे कोई बात नहीं, परसों के दिन रोके का अच्छा मुहूर्त है। आप लोग जाकर रोके की रस्म कराइए और शादी के लिए 1 हफ्ते की बाद की डेट बेस्ट है। शुक्रिया पंडित जी, ये लीजिए आपकी दक्षिणा। फिर पंडित जी वहां से चले जाते हैं। ठीक है, कल सभी तैयार हो जाना बहू, बेटे के रोके के लिए बहू के मायके जाना है। लेकिन है कहाँ बहू का मायका? बताओ, हम रिश्ता तय कर रहे हैं और ना लड़की के घर का पता है, ना हम उससे कभी मिले हैं। बहू, मुझ पे तो भरोसा है ना? तेरी सास कभी गलत नहीं होगी, चिंता मत कर। कल सब तैयार हो जाना, मैं लड़की के पेरेंट्स से गूगल मैप से लोकेशन मंगवा लूंगी। अगले दिन सभी रोके के लिए बन-ठन कर तैयार होते हैं और लड़की के पेरेंट्स द्वारा भेजी गई लोकेशन देखकर उसके घर जाते हैं। होने वाली बहू का घर देखकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। कुणाल की शादी गांव की लड़की से? दादी, मैं गांव में शादी नहीं करूंगा।
तुझे ससुराल में रहना है क्या? लड़की शादी करके तो हमारे ही घर आने वाली है ना, तो इतनी चिंता क्यों करना? चलो अब अंदर, बहुत प्यारी बच्ची है प्रीति। सभी घर के अंदर जाते हैं जहां लड़की के पेरेंट्स ने रोके की सारी व्यवस्था करके रखी थी। नमस्ते सभी को। आप सभी को आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाई साहब। आप लोग चाय नाश्ता कीजिए, मैं प्रीति को लेकर आती हूँ। बहन जी, चाय नाश्ता तो होता रहेगा, पहले रोके की रस्म कर लेते हैं, फिर आराम से बैठकर नाश्ता खाना सब खाएंगे। जी ठीक है। संगीता जी प्रीति को लेकर आती है और रोके की रस्म शुरू होती है। प्रीति के सिर पर पल्ला देखकर सभी हैरान थे। माँ जी ने कहीं गांव की किसी गंवार से तो शादी नहीं तय कर दी। इसके सिर का पल्ला देखो। भाभी, ये पल्ला सिर पर क्यों है? लगता है बहुत कम घूंघट है। जिसके बाद प्रीति पल्ले को थोड़ा और नीचे सरकाकर मुंह तक घूंघट ले लेती है। बहू, बहुत बड़ा नहीं है पल्ला? अक्सर गांव में जब बहुएं छोटा पल्ला लेती थी तो उन्हें ताना देने के लिए ये डायलॉग मारा जाता था कि घूंघट कुछ ज्यादा ही बड़ा है। तो प्रीति को भी लगता है कि गांव की सास की तरह उसकी सास भी उल्टी जुबान कह रही है, और ये सोचकर प्रीति घूंघट से पूरा मुंह ढक लेती है। अब कोई कुछ मत कहो, हम रोका करके चलते हैं। सभी कुणाल और प्रीति का रोका करते हैं और खाना खाकर वहां से निकल जाते हैं घर पर। दादी, कहीं गलत लड़की से तो आप मेरी शादी नहीं करवा रही हो ना? ऐसा ना हो कि बाद में मुझे रोना पड़े। देखा नहीं कितनी संस्कारों वाली है, तू चिंता मत कर। ऐसे ही एक दिन जब राधिका जी की कुछ पड़ोसनें घर आती हैं। बेटे का रिश्ता तय कर दिया, बताया नहीं बहन? अब फोटो तो दिखा दो, रोका हो गया ना? अभी लाई रोके की फोटोज। राधिका जी रोके की एल्बम लेकर आती हैं जहां पूरे फोटोज में बहू का मुंह घूंघट से ढका हुआ था। ये क्या घूंघट वाली बहू? इसमें तो बहू का घूंघट ही दिख रहा है, बहू कहाँ दिख रही है? आंटी जी, देवरानी जी गांव की है ना, इसीलिए मुंह ढक रखा है। बाप रे, शहर के घर में गांव की घूंघट वाली बहू? हमें तो रोके के दिन पता चल गया, अम्मा की पसंद है, अब ना भी नहीं कह सकते थे। फिर क्या, पड़ोसनें मजा लेकर वहां से चली जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और शादी का दिन आ जाता है। गांव की प्रीति शादी में पुराने तरीके से तैयार होकर आती है। चटक लाल लहंगा, लिपस्टिक, गजरा और मुंह पर लंबा सा घूंघट। बहू के चेहरे पर घूंघट देखकर सभी मेहमान हैरान हो जाते हैं, और घूंघट वाली बहू को देखकर कुछ लोग खुश थे तो कुछ लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। नीता, तू तो कहती थी अपने स्मार्ट भैया के लिए स्मार्ट मॉडर्न भाभी लाएगी, लेकिन ये क्या, ये तो कोई गांव की घूंघट वाली गंवार लग रही हैं। यार, तेरी भाभी का घूंघट उठा दे, स्टेज पर अगर फंसकर गिर गई तो इंसल्ट हो जाएगी। खैर अनीता, अपनी भाभी के संगत में रहकर अब तू गंवार मत हो जाना, पता लगे कि तू भी हाथ भर घूंघट में रहने लगी। सभी नीता की भाभी का खूब मजाक उड़ाते हैं। नीता को यह बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। रिश्तेदारों का भी यही हाल था। जैसे तैसे शादी संपन्न होती है और प्रीति अपने मॉडर्न ससुराल में आती है। घूंघट में होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे तैसे वो अपना गृह प्रवेश की रस्म पूरी करती है। बहू, इतना लंबा घूंघट लेने की जरूरत नहीं है, तुम घूंघट हटा सकती हो। माँ जी, मुझे शर्म आती है और रिश्तेदारों के सामने अच्छा थोड़ी ना लगता है बिना घूंघट के रहना। हाँ बहू, रहने देना, जब नई बहू घूंघट में रहना चाहती है। पुरानी परंपराओं को कोई तो जीवित रखे इस घर में। तुलसी जी ने अपनी पसंद की बहू लाई थी, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। अगले दिन बहू की पहली रसोई थी। प्रीति अच्छे से तैयार होती है और फिर से लंबे घूंघट में रसोई तक आती है। पूरे 20 मिनट लगे हैं देवरानी जी को ऊपर से नीचे आने में। देवरानी जी, घूंघट हटा दो, कोई जरूरत नहीं है इसकी। नहीं नहीं जेठानी जी, घूंघट तो नई बहू का गहना है, इसे कैसे हटा दूं मैं? ऐसे ही ठीक हूँ। ससुराल वालों के कहने पर भी बहू उनकी एक नहीं सुनती और घूंघट किए रहती है। बहू, आज तेरी पहली रसोई है, देख रही है कितनी ठंडी है। इतने ठंड में मस्त हरी सब्जी बना देती तो मजा आ जाता। ठीक है माँ जी, मैं आज पालक पनीर, मेथी के पराठे, बथुआ सोया, मेथी पालक और बैंगन की मिक्स सब्जी, साथ में चावल और पूरी तल लेती हूँ। हाँ बहू, अगर ऐसा खाना मिल जाएगा तो क्या ही बात होगी। जिसके बाद प्रीति अपनी पहली रसोई में सभी के लिए बढ़िया सा खाना तैयार करती है और ससुराल में सभी को प्रीति के हाथ के पालक पनीर, पुलाव, मेथी पराठे, पूड़ी बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। वाह प्रीति, आज का खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ वाकई, नई बहू की पहली रसोई का खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। हाँ बहू जो मेरी पसंद की है, खाना तो पसंद आएगा ही सबको। जिसके बाद तुलसी जी बहू को पहली रसोई का नेक देती हैं। दादी, इसकी क्या जरूरत थी? आप लोग बस मुझे इस घर में प्यार करो, इज्जत दो, इतना बहुत है। भाभी, आपका हक है, पहली रसोई का नेक छोड़ना नहीं चाहिए।
नंद की बात सुनकर प्रीति मुस्कुरा देती है और पहली रसोई का नेग खुशी से रख लेती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रीति अब ससुराल के माहौल में ढल रही थी, लेकिन उसकी घूंघट वाली आदत नहीं जा रही थी। वो हर समय घूंघट में ही रहती थी, जिस कारण आए दिन उसे परेशानियों का सामना करना पड़ जाता था। ये मॉडर्न ससुराल में सब कुछ कितना अलग है। मेरे हाथ का बना खाना सबको इतना पसंद आता है और मुझे खाना खाने का भी मन नहीं करता है। एक तो आए दिन इस घूंघट की वजह से गिरते गिरते बचती हूँ। तो देवरानी जी, किसने कहा कि आप घूंघट में रहें? हम तो वैसे भी आपको घूंघट के लिए मना ही करते हैं। हाँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, फिर कोई बात नहीं। ये लो, आज हरी मटर आई है तो हरी मटर का निमोना बना लेना। ठंड में हरी मटर का निमोना बहुत स्वादिष्ट लगता है। मैं और माँ जी बाजार जा रहे हैं, थोड़ी देर में आएंगे। ठीक है दीदी, आराम से जाइए, मैं सब कर लूंगी। फिर प्रीति घूंघट में ही निमोना बनाने लगती है। घूंघट में होने के कारण उसके हाथ पर गरम तेल का छींटा आ जाता है, लेकिन वो मानती नहीं है और घूंघट में ही काम करती है। वहीं खाने के समय, भाभी आपके हाथ पर छाला कैसे? वो गलती से तेल का छींटा आ गया था ना नाना जी, इसीलिए। कितना भी इसे घूंघट हटाने को कहो, ये मानेगी तो है नहीं, तो जो मर्जी करे। बहू सास की बात सुनकर चुप हो जाती है और कोई जवाब नहीं देती है। वहीं सभी बहू के हाथ का निमोना खाकर उसकी खूब तारीफ करते हैं। वहीं जब बहू खाना खाने बैठती है तो ये भी कोई निमोना है? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं। हे भगवान, मेरे ससुराल वाले टेस्टलेस खाना खाते हैं क्या? यहाँ जब से मैं आई हूँ खाना खाने का मन ही नहीं करता। यहाँ की सब्जियों में स्वाद ही नहीं होता। ये क्या, मैं रोज देखता हूँ तुम ढंग से खाना क्यों नहीं खाती? यहाँ सब्जियाँ कहाँ से आती हैं? बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। मुझे तो टेस्ट ही नहीं आता सब्जियों में। पता नहीं सबको कैसे पसंद आ जाती है। अरे तुम्हारी जीभ क्या सोने की है जो तुम्हें टेस्ट नहीं आता? नहीं, लेकिन नहीं आता तो नहीं आता। अरे खाना खाया करो वरना बीमार पड़ जाओगे। और सब्जियां बाजार से आती हैं। मतलब यहाँ पास में कोई खेत भी नहीं है जहाँ से सब्जी आए, इसीलिए। कुणाल प्रीति की बात सुनकर हंसने लगता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रीति रोज तरह तरह की हरी सब्जी बनाती, कभी सेम आलू, कभी आलू पालक, कभी मिक्स वेज हरी सब्जी, तो कभी पालक और बथुए की दाल। लेकिन प्रीति को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, जिस कारण वो खाना एकदम कम कर देती है और कुछ ही दिनों में वो काफी पतली लगने लगती है। प्रीति, अगर ऐसे ही खाना नहीं खाओगी तो हवा में उड़ जाओगी। देखो जी, अगर चाहते हो कि मैं खाना खाऊं तो मुझे घर में ही हरी सब्जी उगानी है। गांव में तो खेतों में बढ़िया से हम हरी सब्जी उगाकर खाते थे, लेकिन यहाँ कोई खेत नहीं है। यहाँ कहाँ से आएंगी हरी सब्जी? इसीलिए अब आप मुझे पौधे मंगवा कर दोगे और मैं छत पर हरी सब्जी की खेती करूंगी। प्रीति की खुशी के लिए कुणाल राजी हो जाता है और ऑनलाइन सारी चीजों की व्यवस्था भी करवा देता है। कुछ ही दिनों में मिट्टी, पौधे, बीज सब ऑनलाइन आ जाते हैं और बहू छत पर ही हरी सब्जी की खेती शुरू करती है। लेकिन प्रीति छत पर भी जाती तो घूंघट में ही रहती। वहीं आस पड़ोस वाले अपनी छत से बहू को घूंघट में कुछ करते देखकर काफी हैरान होते थे। एक दिन, अरे और राधिका बहन, आपकी बहू कितनी गंवार है। आजकल तो उसने गंवारपन की हदें पार कर दी हैं। ऐसी क्या बात हो गई जो बेमतलब में मेरी बहू को कुछ भी सुनाए जा रही हो? कूड़ा फेंक दिया क्या तुम्हारे कूड़े जैसी शक्ल पर? तुमसे तो बोलना बेकार है। अरे बहन जी, आपकी बहू एक तो घूंघट में रहती है, ठीक है, लेकिन छत पर खेती कर रही है, ये कौन सी बात होती है? हरी सब्जियां सड़ने पर कितनी बदबू देती है, पता है ना, फिर भी आप लोग सोसाइटी में ऐसा करते हो। मैं देखती हूँ, बहू से बात करती हूँ। सोसाइटी में आई बहू की शिकायत सुनकर सास उदास हो जाती है और प्रीति से बात करती है। माँ जी देखना, सर्दी में हरी सब्जियाँ कितनी अच्छी होती हैं, और अगर ये घर की बनाई हो तो क्या ही बात होगी। वैसे मेरे पौधे में कुछ सब्जियाँ उग गई हैं, मैं अभी पालक की भजिया बना कर लाती हूँ। भाभी एकदम गंवार हैं। एक तो घूंघट, अब खेती, ऊपर से इनका घूंघट में काम करना मुझे डराता है। प्रीति नंद की बातों पर ध्यान नहीं देती और जल्दी से बढ़िया से पकौड़े तल कर लाती है। बहू के खेतों की सब्जी से बने पकौड़े वाकई काफी स्वादिष्ट थे। सभी सारे पकौड़े झटपट खा जाते हैं। वैसे तो कुछ भी कहो, स्वाद तो था इन पकौड़ों में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ये गंवार देवरानी घर को जंगल बना दे। जिठानी की बात सुनकर प्रीति का मन उदास हो जाता है और वो पूरे हाथ का घूंघट लिए वहां से जाने लगती है। तभी फिसल कर गिरने वाली होती है। प्रीति, ध्यान से चलो और थोड़ा घूंघट हटा लोगी तो फिर भी चलेगा, कोई बड़ी आफत नहीं आ जाएगी। ससुराल वाले प्रीति को घूंघट के लिए कह कहकर थक गए थे, लेकिन एक प्रीति थी जो कि किसी का सुनने का नाम ही नहीं लेती थी। वो बस अपने ही अकॉर्डिंग चलती थी। अब आए दिन ससुराल में प्रीति छत पर सब्जियों के पौधे बढ़ाने लगती है ताकि वो रोज घर पर हरी सब्जी ही बना सके। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और अब बहू अपने ससुराल की रसोई में सभी को बढ़िया बढ़िया हरी सब्जी बनाकर खिलाने लगती है। साथ में हरी सब्जियों से कुछ नई डिश भी बनाती है। माँ जी देखो तो, आज मैंने मेथी के कोफ्ते बनाए हैं, कैसे हैं?
ये घूंघट में तूने मेथी के कोफ्ते बनाए हैं? हाँ माँ जी, क्यों, क्या हुआ? जहर तो नहीं मिलाया है ना फिर? क्योंकि ये घूंघट में आधी से ज्यादा चीजें तो दिखती नहीं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि तू इसमें काम कैसे कर लेती है। मेरी तो हालत खराब हो जाए बहू, मुझसे नहीं हो पाएगा। सास की बात सुनकर बहू हंसने लगती है। वाह बहू, घूंघट में भी तूने इतनी बढ़िया हरी सब्जी बनाई, मानना पड़ेगा। वैसे यकीन नहीं आ रहा कि आजकल सब्जियों का स्वाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। हाँ माँ जी, क्योंकि मैं खेती घर पर ही करती हूँ। हाँ, लेकिन स्वाद के चक्कर में हमें अपने टेरेस को जंगल नहीं बनाना है। जितनी जल्दी हो सके पूरा टेरेस साफ कर दे। आए दिन सोसाइटी वाले कंप्लेन करते हैं कि पालक के पत्ते उड़कर आए हरी सब्जियों के सड़ने की बदबू आ रही है। इसमें तो जराई भी है। मुझे तो नहीं दिखता ये सब, उन्हें ही ज्यादा दिख रहा है। हाँ, क्योंकि तू घूंघट में रहती है इसीलिए तुझे नहीं दिखता। अब मुझे तुझसे कोई बहस नहीं करनी। पूरा ससुराल प्रीति के सब्जी के खेतों को छत पर से हटाने की जद्दोजहद में लग जाता है। वहीं प्रीति भी ठान लेती है कि कुछ भी हो जाए, ये घूंघट वाली बहू की रसोई तभी टिकी रहेगी जब तक छत पर खेती होगी, और छत पर वो सब्जी उगाना रोक नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। बहू की नंद के लिए एक बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता आता है। बहू, लड़के वालों के सामने ऐसे हाथ भर का घूंघट निकाल कर मत आ जाना, वरना तो वो समझेंगे कि हम अपनी बहू को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में रखते हैं। और तुझे पता है मैं अपने परिवार की जरा भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। और हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी ननद जी ससुराल में घूंघट में रहे, तो आप घूंघट अवॉइड करेंगी तो बेहतर है। प्रीति बेचारी संस्कारी बहू कहाँ बाज आती है अपने संस्कारों से, आ जाती है सबके सामने घूंघट में, जिससे घर के लोग चिढ़ जाते हैं। लेकिन नीता के होने वाले ससुराल वालों को ये बहुत अच्छा लगता है कि वो एक संस्कारी परिवार में रिश्ता करने जा रहे हैं। चिरायु और नीता पहली नजर में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, जिसके बाद नीता और चिरायु की शादी फिक्स हो जाती है और कुछ दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। अरे बेटा, बहू, भाग्यवान सभी रिश्तेदार सब जल्दी जल्दी चलिए, अब हमारी ट्रेन छूटने वाली है। अरे शादी होते ही इतनी जल्दीबाजी में विदाई क्यों करवा रहे हैं? कहाँ की ट्रेन छूट रही है आप लोगों की? लगता है आप लोग भूल गए, हम गांव में रहते हैं ना, वहाँ तो ट्रेन से ही जाना पड़ेगा। अब नंद के ससुराल वाले की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। अरे बाप रे, मतलब अब मेरी बेटी को गांव में रहना होगा। भगवान कैसे दिन दिखा दिया। एक तो पहले ही एक बहू धोखे से गांव की आ गई विद घूंघट, अब बेटी की शादी गांव में, मतलब बेटी को तो गांव के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। राधिका जी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हैं। वहीं बेटी विदा होकर ससुराल वालों के साथ गांव चली जाती है। अब नीता गांव के ससुराल में काफी डरी हुई रहती थी, क्योंकि उसने कभी भी चूल्हे में खाना नहीं बनाया था, कभी हाथ से कपड़े नहीं धोए थे, और उसे लगता था कि जैसे प्रीति ससुराल में घूंघट लेकर रहती है, अब नीता को भी ससुराल में वैसे हाथ भर का घूंघट लेकर रखना पड़ेगा। और नीता हर चीज संभालने की कोशिश करने लगती है। एक दिन नीता लंबा सा घूंघट लेकर बाहर आती है और साड़ी में फंसकर गिर जाती है। अरे बेटा, चोट तो नहीं आई? नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। मैं समझ सकती हूँ तुझे साड़ी की आदत नहीं है, लेकिन गांव में तो साड़ी ही पहननी पड़ती है। बेटा एक काम कर, तू घर में सूट पहना कर, बाहर साड़ी, और ये हाथ भर का घूंघट घर में लेकर रखने की जरूरत नहीं। बस बाहर जाया कर तो सिर पर पल्ला रख लिया कर, इतना बहुत है। सास की बात से नीतू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं नीता शहर की पली बड़ी थी, तो उसे गांव में एडजस्ट होने में काफी टाइम लग रहा था। वहीं नीता के ससुराल वाले इतने ज्यादा सपोर्टिव थे कि उसकी सास उसके हर काम में मदद करती थी। एक दिन, ये देख बहू, आज मैंने अपने खेतों से बथुआ लेकर आई हूँ, और ये सरसों का साग भी है। भाभी भी ऐसे ही छत पर सब्जियां उगाती हैं, वो भी गांव से है ना, तो उन्हें हरी सब्जियां घर की उगाई हुई ही पसंद है। वाह, ये तो बढ़िया बात है, चलो मैं हेल्प करवा देती हूँ तुम्हारी। जिसके बाद कमला अपनी बहू नीता की सब्जी साफ करवाने में मदद करवाती है। फिर भी सब्जी साफ करने में 1 घंटे के ऊपर लग जाते हैं। पता नहीं भाभी अकेले ऐसे हरी सब्जी कैसे साफ करती थी। ऊपर से मम्मी और बड़ी भाभी तो उन्हें ताना भी देती हैं कि घर में हरी सब्जी उगा रखा है, कितना टाइम लग रहा है इसमें। क्या सोच रही है बहू? कुछ नहीं माँ जी, बस मायके की याद आ गई थी ये हरी सब्जियां देखकर। ठीक है, चूल्हा जला, अब इसी चूल्हे पर बनाना है। मुझे चूल्हा जलाना नहीं आता माँ जी। हे भगवान, मैं कहाँ गांव के ससुराल में फंस गई। नीता को लग रहा था कि अब तो उसे सास से बुरी वाली डांट पड़ने वाली है, लेकिन नीता की सास उसे कुछ नहीं कहती, बल्कि चूल्हा जलाने में उसकी मदद करती है और उसे सिखाती है। नीता को यह देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं खाने के समय, वाह नीता, आज तो खाना बहुत बढ़िया बना है। पता नहीं, मैंने आज पहली बार चूल्हे पर खाना बनाया, देसी सब्जी देसी तरह से, और माँ जी ने सिखाया। वाह कमला जी, बना दो बहू को अपनी तरह सर्वगुण संपन्न।
ऐसे ही अब नीता भी ठंड में अपने ससुराल वालों को बढ़िया बढ़िया हरी सब्जी बनाकर खिला रही थी और उसे जो काम नहीं आता उसकी सास उसे सिखाती भी थी। ऐसे ही अब नीता धीरे धीरे ससुराल में सेटल हो जाती है। गांव में हरी सब्जी और चूल्हे पर खाना बनाकर खाने से अब नीता का वजन घट रहा था। गांव में हरी सब्जी और चूल्हे पर खाना बनाकर खाने से अब नीता का वजन घट रहा था और बॉडी पहले से हेल्दी हो रही थी। ये सारे चेंजेस देखकर नीता बहुत ही ज्यादा खुश थी। लगता है भाभी इसीलिए छत पर सब्जियां उगाती हैं ताकि बॉडी हेल्दी रहे। देखो तो मैं पहले से कितनी टोन्ड हो गई और ठंड में तो वजन बढ़ता है, हरी सब्जी खाकर कम हो गया। बड़ी बात है, भाभी को थैंक्स बोलूंगी अब जब ससुराल जाऊंगी। उन्हें फालतू में हमने बहुत सुनाया है। ससुराल में अब हर देसी तरह के काम पर अपनी भाभी प्रीति की याद आ रही थी। वहीं मॉडर्न ससुराल में प्रीति का हाल बुरा हो रहा था। वो घर वालों को बढ़िया बढ़िया हरी सब्जी बनाकर खिलाती, ऊपर से उसे ससुराल वालों की 4 बात अलग से सुननी पड़ती थी। पहले तो उसके घूंघट में रहने से घर से ज्यादा बाहर वाले मजाक बनाते थे और दूसरा छत पर जो बहू ने ढेर सारी सब्जी उगा रखी थी। एक दिन, अरे ओ गणेश भाई साहब, सुना है तुम्हारी बहू ने छत पर सब्जी उगा रखी है। हाँ तो अरे भाई खेती ही करनी है तो गांव के इलाके में घर ले लो ना, क्या ये इतना बड़ा विला लेकर रखा है। भाई साहब क्यों फालतू बकवास करते हो, काम से काम रखो। ससुर जी क्यों किसी से फालतू बकवास करना पसंद नहीं था, लेकिन सुरेश से बिना मतलब की बात पर उनका मूड खराब हो जाता है। वहीं एक दिन, बहन जी मेरे घर धनिया खत्म हो गई है, धनिया मिलेगी? वह सब्जी वाला है ना, उससे ले लो। छत पर इतना सारा हरी सब्जी उगाई हो, फ्री की धनिया मिल रही है तो पैसे क्यों दूं? वैसे भी आपकी बहू की हरी सब्जियों की वजह से हमें काफी ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती है। राधिका मुंह बनाकर थोड़ी सी धनिया मनीता को देकर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। ऐसे दिन बीतते हैं। सभी को बहू के हाथ का खाना पसंद आता था, लेकिन अब सभी बहू की हरी सब्जी, देसी रसोई और घूंघट से परेशान हो चुके थे। एक दिन, दादी अब मैं परेशान हो चुकी हूँ सबको खुश रखने की कोशिश में, लेकिन कोई खुश होता ही नहीं है। ये शहरी लाइफस्टाइल थोड़ी अलग है ना बेटा, इसीलिए तू चिंता मत कर, कभी ना कभी तो इस घर के लोगों को तेरा देसीपन और तेरे घूंघट की कदर पता चलेगी। जी दादी ऐसा ही हो। ऐसे दिन बीतते हैं। अब जेठानी रोजाना छत पर योगा करने जाती थी और उसे छत पर उग रही हरी सब्जियों की महक से काफी परेशानी होती है। प्रीति, इन हरी सब्जियों के पौधों को वहाँ से हटा दो वरना मैं किसी दिन फेंक दूंगी। दीदी ऐसा मत कहो, हरी सब्जी से सेहत कितनी अच्छी होती है। देखो जब से मैंने हरी सब्जी घर में उगाना शुरू किया सबकी सेहत में कितना सुधार आया है। हाँ लेकिन इसके चक्कर में हम सोसाइटी में अपना स्टेटस डाउन नहीं कर सकते बहू, इस बात को समझ। ऐसे दिन बीतते हैं और घर में अब प्रीति सबके मन से उतरने लगती है। बहुत अच्छा करने के बाद भी कोई उसकी कदर नहीं करता है। फिर एक दिन, माँ जी नीता दीदी ने फोन किया था, वो ससुराल से मायके आ रही हैं अपने ससुराल वालों के साथ हमसे मिलने के लिए। देख बहू वो गांव के हैं लेकिन उनका रहन सहन भी हमारे जैसे ही है, तो कोई गंवार वाली हरकत मत करना। जी माँ जी। जिसके बाद प्रीति बेचारी रसोई में जाकर घूंघट में ही सारा काम करने लगती है। पहले हरी सब्जी धोकर काट लेती है, मटर छीलकर मटर की कचौड़ी का मसाला तैयार करती है, साथ में पालक और धनिया की भजिया बनाती है और इस तरह प्रीति ढेर सारी हरी सब्जी का इस्तेमाल करके स्वादिष्ट खाना बनाती है। और जब नीता अपने मायके आती है, वाह भाभी, आपके हाथ के खाने में तो मेरे ससुराल के खाने से भी ज्यादा स्वाद है। हम खेतों में सब्जी उगाते हैं लेकिन ये स्वाद अलग ही है। वाकई मानना पड़ेगा बहन जी, आपकी बहू तो एकदम गृहिणी है। घूंघट ऊपर से ये देसी स्वाद, शहरों में ये बहुत कम ही देखने को मिलता है। कहाँ आप लोग इसकी साइड ले रहे हैं, मैं तो फंस गई इस लड़की को अपने घर की बहू बनाकर। और नहीं तो क्या, जब देखो तब रिश्तेदार पड़ोसी सब बुराई करते हैं, कैसी गंवार बहू ले आए हो, इसकी रसोई कितनी गंवार है, कैसे घूंघट में रहती है। लेकिन भाभी जी हम दूसरों के कहने पर खुद का घर कैसे तोड़ सकते हैं। वही तो भाभी, माँ पापा भैया, पहले मुझे भी लगता था भाभी कितनी गंवार हैं और ओल्ड क्लास हैं, लेकिन भाभी का घूंघट उनकी खेती और जमीन से जुड़े रहने वाले स्वभाव ही उन्हें खास बनाते हैं। अब बेटी के समझाने पर सबको एहसास हो रहा था कि उन्हें प्रीति को थोड़ा समझने की जरूरत है और प्रीति को यह समझ आ जाता है कि उसे मॉडर्न ससुराल के हिसाब से थोड़ा सा चेंज होने की जरूरत है। और प्रीति के छत पर खेती करने से ससुराल वालों को कोई दिक्कत नहीं होती। वहीं प्रीति भी अब घूंघट को मुंह से हटाकर सिर पर ही रखती है।